नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनजीजीएस नीतीश मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका कि नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इन्हीं का आज हम लोग इस वीडियो में सारांश को देखने वाले हैं। और इस चैप्टर से जो जो मेन इंपॉर्टेंट जो कि सारांश लिखने में आपको मददगार होंगे, वे सभी ट्रिप्स को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। शुरू में सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय जानेंगे, उसके बाद उनकी रचनाओं और उनके बाद उनका सारांश को हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए प्रश्न को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेखक परिचय में क्या है कि मानव के मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर का जन्म जो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुए थे। क्या हुए थे? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। यानी मध्य प्रदेश के महू ग्राम में इनका जन्म हुआ था। 14 कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। ये प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क गए। कब गए? तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा के बाद जब इन्होंने स्कूल के प्रारंभिक मतलब प्रारंभ में जैसे 1 2 6 से 10 तक कह सकते हैं, तो इनके बाद जो है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से, क्वेश्चन ये भी आता है किसके प्रोत्साहन से बाबा भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क गए, तो याद रखनी है कि बाबा बड़ौदा नरेश, ये होगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए यह कहाँ गए? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए। फिर वहां से लंदन गए। फिर वहां से कहाँ गए? लंदन गए। कुछ दिनों तक वकालत, यहाँ पर हम थोड़ा ले लेते हैं स्केल छोटा साइज। हाँ चलिए, तो कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। तो क्या किए इन्होंने? जब ये अमेरिका चले गए, फिर वहाँ से लंदन गए, तो उन्होंने वहाँ पे वकालत की पढ़ाई की। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। तो कुछ दिन तक वकालत की पढ़ाई करने में, राजनीति में वे सक्रिय भूमिका निभाते उन्होंने छुआछूत पे आधारित जो समाज था, स्त्री तथा मजदूर को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने न थकने वाला संघर्ष प्रयास किया। बहुत प्रयास किया स्त्री और अछूत मजदूर पर मानवीय अधिकार तथा सम्मान को दिलाने के लिए। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। याद रखनी है आप लोग को इतना सारी बात। उसके बाद हम लेखक परिचय इस तरह से हो गया। उसके बाद हम लोग इसकी रचनाओं की ओर चलते हैं। तो इनका रचनाएं देखिए क्या है। तो प्रमुख रचनाएं है दोस्तों, इसका प्रमुख रचनाएं है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर सुधराज, बुद्धा एंड धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटेबल्स, हु आर द एबुलेशन ऑफ प्रिविलेशन, फाइंडिंग द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेल आदि इनकी जो है प्रमुख क्या है? रचना है। इस सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने बोलता है। जैसे कि आ जाए क्वेश्चन की द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है, तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे इधर है पाठ का परिचय। तो पाठ के परिचय में क्या इसमें दिया गया, इसको हम लोग जानते हैं। तो प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक के विख्यात भाषण अनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अंश है। क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस तरह से भी किया जाता है कि अनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है कि यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि अनिहिलेशन ऑफ कास्ट से इनको लिया गया है। यह भाषण लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ये भाषण तैयार किए थे, ये लाहौर में जो जाति आधारित भेदभाव हो रहा होगा, उसके लिए इन्होंने ये भाषण क्या किए थे? तैयार किए थे। आयोजनों की सहमति से न बनने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। आयोजन जो है किसी कारणवश वहां पे क्या हो पाया? नहीं हो पाया। इसके कारण जो है वे क्या हो गया? स्थगित हो गया वहां का, और यह पढ़ा न जा सका, वहां पे भाषण यह न हो सका। लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का विरोध किया है। और इस चैप्टर में उन्होंने, लेखक भीमराव अंबेडकर ने जो है कि जाति के आधार पर जो मानव के साथ जो भेदभाव होते हैं, जाति आधारित भेदभाव, जन्म आधारित भेदभाव, समानता, एक दूसरे को
हीन भाव से देखना, इन सभी का जो इन्होंने क्या किया है, इस चैप्टर में विरोध किया है। और इस आलेख के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, भाईचारा जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। लेखक का मानना है कि आदर्श समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का होना क्या है, आवश्यक है। जो समाज आदर्श समाज है उसमें जो है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का होना क्या है, आवश्यक है। अब हम लोग चलते हैं इसके पाठ के सारांश की ओर, कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पर है प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है कि जाति के आधार पर जो व्यक्ति एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं, उनमें अपनी समानता देख करते हैं, तो इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में कहा है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं, बहुत बड़े जो है कि समर्थक बन चुके हैं जातिवाद के। उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यानी इसका कहना है कि जाति के आधार पे जो है दोस्तों की व्यक्ति को पैसा भी जो उसी प्रकार का दे दिया जाता है जिस जाति में वे होते हैं, तो इसीलिए कहता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा क्या है, रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। यह जो है मजदूर का भी विभाजन कर देते हैं दोस्तों। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है। लेखक का कहना है, चलिए आगे चलते हैं। लेखक का कहना है कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, कि जाति के आधार पर जो मनुष्य का पेशा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देखते होंगे जो ब्राह्मण हैं उनके लिए जो है उनका पेशा जो है अपना लिया गया है कि वे जो है पूजा पाठ ही कराएंगे। तो ऐसा बहुत सारा देखे होंगे जिसका कि जो यानी पैतृक पेशा है, जो काम की उसके पिता करते आए हैं उसी काम को जो है कि उसके पुत्र भी करते आएंगे, तो यह भी जो है उसे क्या कर देता है, जाति उसे बांध देता है। लेखक का कहना है कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है और कहीं भी जाति के आधार पर जो उनका पेशा जो है नहीं देखा जाता है, ऐसा कहते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा जो है क्या है, मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी जाति प्रथा का जो दोस्तों एक दूषित सिद्धांत है वह है कि अपने माता पिता के सामाजिक स्तर के पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जाति के आधार पे जो श्रम विभाजन होता है दोस्तों, उसमें जो है कि जो काम की उसके माता पिता कर रहे होते हैं वही काम को जो है वे मजबूरी बस उनको क्या करना पड़ता है, तो करना पड़ता है उनको मजबूरी बस। वे चाहते नहीं है लेकिन उनकी जो पेशा है वे करना पड़ता है। जैसे नाई का दोस्तों काम क्या है, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, यह सभी तो उस परिवार में जो भी व्यक्ति जन्म लेंगे तो उनका जो है कि वही पेशा जो है होगा। तो यह जाति प्रथा का एक दूषित सिद्धांत है। आगे चलते हैं। जाति प्रथा में गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। और जाति प्रथा में क्या होता है दोस्तों कि जब मनुष्य का जिस धर्म में, जिस कुल में जन्म हुआ, वे उसी जो है कि उसी धर्म के अनुसार अपना काम करते हैं। जिस जाति में उनका जन्म हुआ उसका वही क्या हो गया, पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे ब्राह्मण में हो गया तो वे पूजा पाठ कराएंगे,
नाई में हो गया तो उसका बाल काटना, तो ऐसा सब बहुत सारा रोजगार है दोस्तों जो अन्यायपूर्ण है, जो क्या है अन्यायपूर्ण है। अभी मनुष्य ने जो है कि गर्भधारण यानी जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया वहीं पर उसका जो है पैसा क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। चलिए आगे आगे चलते हैं हम लोग। आगे है जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पैसे में बांध भी देती है, और जो उनको उसी काम में जो है कि जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेते हैं वो जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पैसे में बांध देती है जाति। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सा भी एग्जाम्पल ले लिया जाए कि वे रोजगार कर रहे हैं और उसमें क्या होता है कि पता चले कि तकनीकी परिवर्तन हुआ कुछ, जैसे अभी आप लोग देखते होंगे कि बाल दाढ़ी व्यक्ति जो बनाते हैं, अब तो ऐसा ऐसा मशीन आ गया है कि व्यक्ति स्वयं भी जो है क्या कर सकता है तो बना सकता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि वे जो व्यक्ति होंगे वे बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारा रोजगार है, क्या लगा कोई चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि खास पैसे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। जो उस वे कार्य कर रहे हैं उसको जो है कि अपनाने वाला लेने वाला बहुत ही क्या है कम है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसका पेशा चुनने का अनुमति नहीं देती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा जो है किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति क्या करता है दोस्तों, नहीं देता है। उसका पैतृक पेशा ही उनकी पेशा होती है। जो उसका पैतृक पेशा न हो भले ही वह उसमें माहिर या पारंगत ही क्यों न हो, चाहे दोस्तों वे जो अलग क्षेत्र में अपने जो है माहिर या परंपरागत बौद्धिक क्षमता हो भी उसके अंदर, फिर भी जो है अपने पिता के पैतृक पेशा को क्या कर सकता है, नहीं बदल सकता। अर्थात आप किसी कार्य में कितना भी अच्छा होते हैं तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार आप पिता का ही पेशा अपनाना पड़ता है। चलते हैं आगे। लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण बेरोजगारी होती है। क्या होती है, अब देखिए जो काम आपके माता पिता कर रहे हैं अगर उस काम में आपकी रुचि नहीं है तो आप क्या उसके अकॉर्डिंग बेरोजगार हैं, मन भी नहीं लग रहा है, काम किए जा रहे हैं तो क्या हो जाइएगा, आप बेरोजगार हो जाइएगा। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होती है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को रुचि के साथ विवशतावश करते हैं। अब जिस काम में आपको रुचि नहीं है, बस जो है कि पैतृक पेशा बस आप उस कार्य को कर रहे हैं तो उस काम में तो आपको रुचि नहीं है और जो है कि मन भी आपका नहीं लग रहा है, तो किसी न किसी कारण बस जैसे आप उदास हैं, विवश हैं आप। ठीक, इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है बल्कि वो अपने पिता के पेशा में बंध पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का नो दिल लगता है नो दिमाग, कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भाईचारा को महत्व दिया जा रहा हो। लेखक भाईचारे की तुलना दूध के पानी मिश्रण से किया है। भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत हो सके। तो इस तरह से जो है कि हमारा श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो चैप्टर था ये क्लियर होता है। मिलते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही बन चुका है दोस्तों, अगर आप नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।